हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। आपको पता होगा कि मॉडर्न में लगभग हर साल 3 सवाल आते हैं। अब ऐसा फिक्स नहीं है 3 आते हैं, कभी 2 भी आ सकते हैं, कभी 4 भी आ सकते हैं। हर सवाल 3 सवाल होते हैं। एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, शायद आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, नहीं होगी, लेकिन क्या आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि आप मॉडर्न के उन 3 सवालों को, यानी कि आप 12 मार्क्स ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आप देखो बड़े बड़े लेटर में क्वेश्चन है, क्या आप जानना चाहते हो कि आपसे वो सवाल होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, आपको ये कन्फ्यूज़न होगी कि वो सवाल मेरे से होंगे कि नहीं होंगे, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपसे वो सवाल होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। क्या तरीका है मैं आपको समझाता हूँ। हम क्या करते हैं, हम पिछले 5-6 सालों में जो मॉडर्न के सबसे मुश्किल प्रॉब्लम आए हैं, ऐसे 10 प्रॉब्लम उठा लेते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि अगर आप कितने सवाल कर दो तो ये गारंटी है कि आप 12 नंबर ले लोगे। वैसे आप 10 के 10 भी कर दो तो गारंटी नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, मेरे ख्याल से अगर आप इनमें से 3 से 4 भी सवाल कर देते हो तो आपके 12 नंबर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यार, वो जो भाई पिछले 5 सालों में लगभग 100 से ऊपर पेपर हुए हैं। ठीक है, मॉडर्न के हर पेपर में 2-3 सवाल 4 सवाल आए हुए हैं। अब आपके ये जो सारे सवाल हैं, ये तो उन सभी सवालों में से सबसे मुश्किल सवाल है। मतलब वो 300-400 सवालों में से जो मॉडर्न में आए हैं, 250-300 सवाल, उनमें सबसे मुश्किल सवाल हैं। लेकिन आपको सारे मुश्किल थोड़े आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इन सभी सवालों को थोड़ा मोड़ा भी कर लेते हो, और या फिर अगर आप सारे कर लो तो पक्का 12 नंबर। मैं तो कह रहा हूँ अगर आप 3-4 भी कर लेते हो तो आपके 12 के 12 नंबर पक्के हैं। ठीक है बच्चों, तो लेट्स सी आपकी नॉलेज कैसी है। ठीक है, अब हम बिना टाइम बर्बाद किए सीधे सवालों पर लग जाते हैं। ठीक है, सवाल में ध्यान रखना, कुछ कुछ कैलकुलेशन ऐसी आती हैं जो कटती नहीं है, तो उसके लिए मैं तो कैलकुलेटर यूज़ कर लूँगा। आप तो कर नहीं सकते एग्जाम में, तो आप अभी से आदत डालो कि बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेट किया करो। ठीक है बच्चों, तो मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे आपको तरीका बताना, लेकिन आप बिना कैलकुलेटर के थोड़ी मोड़ी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो और घबराओ मत। थोड़े मोड़े सवाल आप देखोगे कैलकुलेशन वाले हैं। पहला सवाल क्या है बच्चों, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एंड मैग्नीट्यूड ई वॉट एवर। ठीक है, और ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम and magnitude of charge E initially at rest gets accelerated by a constant electric field E. The rate of change of de Broglie wavelength of this electron at a time t whatever. ठीक है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी कांस्टेंट, उसके डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेट ऑफ चेंज बताना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन करो, और अगर आपसे क्वेश्चन हो जाए तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत अच्छे से समझ है और आप ये क्वेश्चन निकाल जाओगे। ठीक है बच्चों, चलो आप ट्राई करो और मैं भी ट्राई करो, तो टेंशन मत लेना। नहीं हो तो मैं कह रहा हूँ 10 में से 3 सवाल भी होंगे तो आपके 12 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, यू नीड टू बी हैप्पी, यू नीड टू बी टू मच एक्साइटेड। मैं तो कह रहा हूँ 1-2 भी हो रहे हो तो बी एक्साइटेड। ठीक है, आप अपने आप को चेक करो। चलो भाई, और इसके साथ साथ जो मैं सवालों बताऊंगा वो आप समझते चलना, देखते चलना। ठीक है, और आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। इन 10 क्वेश्चनों में आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। चलो भाई, सवाल कैसे करना है, पूछ क्या रहा है पहले देखते हैं। वो पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, चलो भाई, डी बाई डी टी ऑफ लेमडा कितना होता है, एच बाई पी, यानी कि एच बाई एम बी। इसका रेट ऑफ चेंज बताना है। ठीक है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं एच बाई एम कॉन्स्टेंट हो गया, डी बाई डी टी ऑफ वी की पावर -1। ठीक है बच्चों, और इसको हम कर देते हैं एच बाई एम, मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, डी बाई डी वी ऑफ वी की पावर -1 इंटू डी वी बाई डी टी। ठीक है, बिल्कुल चेन रूल, डी वी से डिवाइड कर डी वी से मल्टीप्लाई कर दिया, कतई बेसिक मामला चल रहा है। ठीक है भाई, एच बाई वी की पावर -1 का इंटीग्रेशन होगा -1 डिफरेंशिएशन वी की पावर -2, और ये आपके पास एक्सेलरेशन है, कितना हो गया बच्चों, -h a बाय एम वी स्क्वायर। लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या करें भाई साहब कि अब थोड़ा इधर आते हैं, दूसरी साइड देखते हैं। भाई मुझे पता है कि इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी फोर्स बाय मास। अच्छा, एक और काम करते हैं भाई साहब, जो वेलोसिटी है वो होगी एक्सेलरेशन इनटू टाइम, नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं वेलोसिटी को 80 लिख दूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हो जाएगा, और एक कट गया तो ये हो गया -h a बाय, नहीं a तो कट गया आपके पास, a आपके पास कट गया, -h a, नहीं a कट गया, वही गलती कर रहा हूँ मैं, बाय एम ए टी स्क्वायर, और एम ए, ओ माई गॉड, मुझे पता है एम ए क्या होता है, एम ए तो फोर्स होता है। ठीक है बच्चों, तो फोर्स कितना हो जाएगा, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स को क्यू ही लिख दो आप। तो फोर्स को आप क्यू लिखोगे तो -h बाय क्यू ई टी स्क्वायर, और क्यू की जगह आप ई लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया -h बाय क्यू ई टी स्क्वायर की जगह ई टी स्क्वायर। लो जी,
अब आप लिखना कमेंट्स में सर कि मेरे से क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं। मैंने क्या बोला आपसे, 3 क्वेश्चन भी होते हैं तो आप एकदम झंडे गाड़ के आओगे। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, देख लो और सीखते चलो। ठीक है बच्चों, बहुत कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको। दूसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन लेट्स सी आप कर सकते हो नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ी कॉलिजन इन्वॉल्व है। क्वेश्चन ये है कि 2 पार्टिकल्स है भाई, एक का मास m है जो v से चल रहा है, एक का मास m/2 है जो रुका पड़ा है। इलास्टिक कॉलिजन हुई, इसकी वेलोसिटी मान लो v1 होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, इसकी वेलोसिटी होगी v2। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल a ऑफ मास m इन इनिशियल वेलोसिटी v कोलाइड्स विद द पार्टिकल b ऑफ मास m/2 व्हिच इज एट रेस्ट। The collision is head on and elastic. The ratio of the de Broglie wavelengths lambda a to lambda b after the collision. इन दोनों के de Broglie wavelengths का रेशियो क्या होगा। ठीक है बच्चों, आप ट्राई करो, अगर आप ट्राई करके निकाल लेते हो तो यू शुड बी हैप्पी, क्योंकि आप झंडे गाड़ने वाले हो। चलो भाई, अब देखते हैं भाई इन दोनों का जो लैम्डा का रेशियो होगा, लैम्डा होता है h/mv। ठीक है, इसको p लिख देते हैं, p1 h/p2, 1 ये है 2 ये, तो ये p2 है p1 आ गया। P2 कितना होगा बच्चों, m/2 v2। ठीक है बच्चों, और P1 क्या हो गया mv1, तो ये तेरे पास कितना आ गया भाई, ये आ गया v2/2 v1। हमको v2/2 v1 निकालना है। अब v2 v1 कैसे निकालेंगे, अरे भाई हमको तो पहले से पता है। क्या पता है भाई, हमको पहले से ये पता है कि v2 v1 निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, हम सिंपली वही करते हैं, कॉलिजन वाला फंडा। तो ये बेसिकली सवाल मुश्किल क्यों है, थोड़ा मुश्किल नहीं बल्कि लेंथी है, क्योंकि इसमें 2 कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, एक मॉडर्न का कंसेप्ट और दूसरा कंसेप्ट यूज़ हो रहा है सेंटर ऑफ मास का। चलो भाई, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं। फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर है। फाइनल मोमेंटम कितना है बच्चों, mv1 प्लस m/2 v2। बिल्कुल सही। इनिशियल मोमेंटम क्या है, mv। ठीक है, इसका तो 0 है, यहाँ से m से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया बच्चों, 2v1 प्लस v2 बराबर 2v। ठीक है बच्चों, एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास, 2v1 प्लस v2 बराबर 2v। बिल्कुल सही। दूसरी इक्वेशन देखते हैं बच्चों। दूसरी इक्वेशन होती है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। e की वैल्यू होती है, ई इस केस में इलास्टिक में 1 है, तो इसका मतलब v2 माइनस v1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, u1 माइनस u2 के। ठीक है, तो v2 माइनस v1 तो वही रहा, u1 माइनस u2 की जगह u1 की जगह v, u2 की जगह 0 आ गया। तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन होगी v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u। 2 इक्वेशन होगी बच्चों। अब मेरे को निकालना है v2 और v1, क्या करते हैं, इन दोनों को कर देते हैं माइनस। माइनस करेंगे तो v2 से v2 कट गया, कितना आ जाएगा 3v1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस किया तो ये आपके पास हो गया, ये सॉरी आपके पास u नहीं है, ये आपके पास v है। ठीक है बच्चों, बराबर कितना हो जाएगा v, तो v1 आ गया मेरे पास v/3। अब v1 v/3 आ गया। अब क्या करें बच्चों, v2 निकालते हैं। तो v2 कितना है बच्चों, इस इक्वेशन के हिसाब से v1 प्लस v, तो v1 प्लस v, तो इसका मतलब v1 हो गया v/3 प्लस v, 4/3v हो गया आपके पास। लो जी, मेरे पास काम हो गया, 4v/3 हो गया। अब कुछ नहीं करना, इस v2 की वैल्यू रखनी है कितनी, 4v/3। ठीक है, v1 की वैल्यू v/3। ठीक है बच्चों, v/3 कट गया, आंसर आ गया 2। लो जी, आपका आंसर 2 आ गया। क्या आपसे क्वेश्चन हो गया था, अगर आपसे क्वेश्चन हो गया तो बहुत खुश रहिए। अगर आपसे पहले दोनों क्वेश्चन होगा भाई आप तो 12 नंबर ले जाओगे, बिल्कुल चिल मार रहे हो। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इससे आप नई नई चीज़ें भी सीखते रहोगे, सीखते रहो, कॉपी पेन लेके बैठे रहो, सीखते रहो। मॉडर्न बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। चलो भाई, हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है लाइट वेव की। अब इसमें 2 चीज़ें दे रखी हैं, ये दोनों टी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, कभी भी एक वेव होती है तो एक वेव की इक्वेशन होती है समथिंग साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। जो टी के साथ टर्म होती है वो ओमेगा होती है, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, और जो एक्स के साथ टर्म होती है वो होती है 2 पाई बाय लैम्डा के। अब नाम जो भी है लेकिन यही होता है। ठीक है बच्चों, वैसे भी समझ सकते हो कि ये ओमेगा टी के एक्स एंगल, और एंगल क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। डायमेंशनलेस होते हैं तो नेचुरल सी बात है, टाइम के साथ जो टर्म आएगी वो 1 बाय टाइम आएगी फ्रीक्वेंसी, और एक्स के साथ जो टर्म आएगी 1 बाय लैम्डा टाइप आएगी, तो वो 2 पाई बाय लैम्डा होती है, ताकि यूनिट कट जाए। ठीक है बच्चों, अब ये दो फ्रीक्वेंसी हैं, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये है, तो जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, तो उससे के मैक्स ज़्यादा निकलेगा। अब आपको के मैक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। के मैक्स का फॉर्मूला होता है E माइनस 5, मतलब फोटोन की एनर्जी माइनस 5। ठीक है बच्चों, तो अगर मुझे फोटोन की एनर्जी पता है तो ज़्यादा वाली एनर्जी के साथ चल लेते हैं, मतलब हम इसके साथ चलेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम निकालते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं HF माइनस 5। ठीक है बच्चों, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है तो हमारा कोई काम ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है तो सिंपल सी बात 4.14 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है बच्चों, इनटू फ्रीक्वेंसी।
अब ये तो ओमेगा दे रखा है, अब मुझे पता है कि जो ओमेगा होता है वो होता है 2πf, आपको भी पता है। तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ओमेगा बाई 2π। तो फ्रीक्वेंसी हो गया ओमेगा, ओमेगा कितना है 9 × 10⁻15 डिवाइडेड बाय कितना बच्चों, डिवाइडेड बाय 2π, डिवाइडेड बाय 2π। ये हो गया आपका HF माइनस फाइव। फाइव आपके पास कितना दे रखा है, 2.50 दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब इसको तुम तो कैलकुलेट करोगे, लेकिन मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं इसको कैलकुलेटर करूंगा। ठीक है बच्चों, तो हमने खोला कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर खोल के हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो इस चीज़ की वैल्यू आ गई, पहले वाली टर्म की, ये आ जाएगी 4.14 × 9 × जो वटएवर ये वैल्यू लगभग आ जाएगी 5.93, जैसे मैंने कैलकुलेट करके रख रखा है। और जो ये वैल्यू 2.5 है, तो दोनों को माइनस करके आपके पास आ जाएगा 3.43। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन है, कुछ कटता पिटता भी नहीं है, लेकिन आजकल पेपर में ऐसे ही हो रहा है, IIT में भी हो रहा है, एडवांस में भी हो रहा है, मेंस में भी हो रहा है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपके पास ये आंसर सबसे सूटेबल है। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताना भाई आपसे क्वेश्चन हुआ कि नहीं। अगर हुआ तो आपको बहुत हैप्पी होना चाहिए, नहीं हुआ तो भी टेंशन नहीं, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं तो कह रहा हूँ आपसे 3 से 4 क्वेश्चन होंगे तो भी आपका काम बन गया, आप झंडे गाड़ दोगे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन, एक मेटल है जिसका एरिया इतना है, उस पर इतनी इंटेंसिटी गिर रही है, वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फोटॉन्स की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10% जो फोटॉन्स हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब अगर आपके 100 फोटोन गिरेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा था नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड कितने होंगे और उनकी मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी। देखो भाई, मैक्सिमम एनर्जी निकालना आप सबको पता है, बहुत सिंपल सा काम है। मैक्सिमम एनर्जी के लिए क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मूला होता है जो फोटोन की एनर्जी है उसमें से वर्क फंक्शन हटा दीजिए। फोटोन की एनर्जी कितनी दे रखी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन कितना है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लो जी, अब अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ चले तो हमारे पास 3 आंसर हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो क्या करें भाई, अब दूसरा पार्ट निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो एक पार्ट में काम चल जाता है। कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, 1 सेकंड में जो एनर्जी गिरेगी उसको लिख सकते हैं इंटेंसिटी इंटू एरिया। इंटेंसिटी कितनी बच्चों मेरे पास, इंटेंसिटी है मेरे पास 16 मिलीवॉट। 16 मिलीवॉट को हम SI यूनिट बदलते हैं 10 की पावर -3, और एरिया कितना है 10 टू पावर -4, तो ये हो गया 16 × 10 टू पावर -7। अब ये एनर्जी 1 सेकंड में गिर रही है। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहूँ तो तरीका क्या है बच्चों, बहुत सिंपल है। आप ध्यान रखना, कभी भी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना तो E से डिवाइड कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक छोटी यूनिट है। तो जब भी छोटी यूनिट में बदलना है तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। जैसे आप सोचो 1 मीटर को सेंटीमीटर बदलना है, ठीक है ना, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो छोटी यूनिट में बड़ी वैल्यू आती है, नंबर इंटू यूनिट फिक्स रहता है। तो बड़ा बनाने के लिए ई से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसी को मैं जूल को अगर मैं ई से डिवाइड कर दूं तो यही एनर्जी हो जाएगी 16 × 10 टू पावर -7 डिवाइड बाई ई कितना है 1.6 × 10 टू पावर -19। तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 × 10 टू पावर 12, मतलब 10 टू पावर 13। ठीक है बच्चों, 10 टू पावर 13 जो हो गए ये आपके पास हो गए फोटॉन्स पर सेकंड। अब सिंपल सी बात है, अगर 1 सेकंड में इतने फोटोन गिर रहे हैं तो सिंपल सी बात है इलेक्ट्रॉन क्या है उसके 10% है। 10% मतलब सिंपल सी बात है 10 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर 10 टू पावर 12 आ जाएगा। तो आपके पास 3 आंसर हो चुका है। देखो बच्चों, मजा आ रहा है कि आपसे सवाल हो रहा है। अगर आपसे सवाल हो गया तो आपको बहुत खुश होने की जरूरत है। मैं तो कह रहा हूँ 10 में से 3 सवाल हो जाए तो चिल मारो। अगला क्वेश्चन, चलो जी अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसके साथ आपको बियर करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है फिर आ जाए तो आप ही कर पाओगे। जिसने देख रखा वही कर पाएगा, अदरवाइज करना बड़ा मुश्किल है। क्वेश्चन क्या है, n बराबर 5 से n बराबर 1 स्टेट पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो क्वेश्चन कह रहा है जैसे बंदूक से गोली निकलती है तो गोली आगे जाती है, बंदूक पीछे जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि जब वो फोटोन निकलेगा तो वो एटम किस स्पीड से पीछे जाएगा, ये हमको देखना है। तो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं एनर्जी कितनी निकली। एनर्जी निकली 13.6। फॉर्मूला होता है कभी भी किसी स्टेट से किसी स्टेट का ट्रांजिशन का फॉर्मूला होता है 13.6 1/n छोटू स्क्वायर माइनस 1/n बड़ू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जैसे 1 से 4 आए तो 1 4, 4 से 1 आए तो भी 1 4, बस फर्क ये होगा 1 से 4 जाएगा तो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, 4 से 1 जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। ये फॉर्मूला हो गया। और अगर कोई और एटम हो हाइड्रोजन के अलावा तो साथ में एक Z² और आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ई से मल्टीप्लाई कर दो, जूल में हो जाएगा। तो ये आंसर कितना आ गया, ये आंसर मेरे पास आ गया 13.6। छोटा कितना हो गया 1, और बड़ा कितना हो गया बच्चों मेरे पास, बड़ा हो गया मेरे पास 5। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 24/24 5 टाइम्स 13.6, और एक ई और आएगा जो मैं यहाँ लिखना भूल गया था, लेकिन इसको लिखने के लिए बहुत कुछ मिटाना पड़ेगा, मिटा लेते हैं। चलो, इतनी एनर्जी रिलीज हुई। अब आपको ये सोचना है इस एनर्जी के रिलीज होने से हुआ क्या बच्चों, ये जो एटम था वो तो इधर भाग गया,
इसकी स्पीड निकालनी है, और जो फोटोन है वो इधर भाग गया, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा करना क्या है बच्चों, दो काम करने हैं, एक मोमेंटम कंजर्वेशन, एक एनर्जी कंजर्वेशन। ये जो फोटोन यहाँ पे गया उसका मोमेंटम h बाय लैम्डा था। अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन करें तो मोमेंटम 0 था, तो इसका मतलब मोमेंटम mv था और h बाय लैम्डा दोनों आपस में सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए। अब क्या करें बच्चों, अब जो एनर्जी निकली मेरे पास, कितनी निकली, इतनी एनर्जी। ये एनर्जी जो होगी, ये एनर्जी दो पार्ट्स में जाएगी। किन दो पार्ट्स में जाएगी बच्चों, कुछ एनर्जी तो किसको मिलेगी बच्चों, कुछ एनर्जी मिलेगी आपको, मैं इसका थोड़ा कलर बदल लेता हूँ, हम कर लेते हैं वाइट, ठीक है बच्चों। जो एनर्जी निकलेगी वो कुछ तो जाएगी इस एटम के पास और कुछ एनर्जी जाएगी इस फोटोन के पास। तो आपको पता होना चाहिए फोटोन की एनर्जी h बाय लैम्डा होती है। अच्छा जी, अब क्या करें बच्चों, मुझे पता है h लैम्डा और mv बराबर है, तो एक काम करो mv कॉमन ले लो या h लैम्डा h बाय लैम्डा कॉमन ले लो, कुछ भी ले लो, एक ही बात है। h बाय लैम्डा कॉमन लिया तो वो खुद mv है, तो mv के साथ यहाँ पर क्या बचा v/2, यहाँ पे c को भी, दोनों सेम ही है। अब आप ध्यान से देखो, c स्पीड ऑफ लाइट है जो कि बहुत बड़ी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v/2 कुछ भी नहीं है। ये देखो v कितने कितने हैं, क्या मैं स्पीड ऑफ लाइट को किसी और चीज़ नॉर्मल स्पीड के कंपेरेबल मान सकता हूँ, नहीं मान सकता, इसका मतलब कट गया। तो इसका मतलब ये फिर hc बाय लैम्डा है। मतलब क्या कहने का, मतलब बच्चों ये है कहने का कि जो सारी की सारी एनर्जी ऑलमोस्ट फोटोन ले जाएगा। आप समझ रहे हो, सारी की सारी एनर्जी फोटोन ले जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो, एनर्जी p²/2m होती है। अगर दो पार्ट इधर उधर गए, जैसे बंदूक और गोली, गोली आगे बंदूक पीछे, तो दोनों का मोमेंटम सेम होगा। तो अगर किसी का मास बहुत कम है, ठीक है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो जो छोटी चीज़ है जैसे बंदूक और गोली में से सारी की सारी एनर्जी लगभग गोली ले जाता है, ठीक है बच्चों। एनर्जी hc बाय लैम्डा होगी। अब इस एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ 24/25 × 13.6 E इज इक्वल टू h बाय लैम्डा को मैं दोबारा क्या लिखूंगा, mv, तो इसको मैं mvc लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चों। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करूँगा, मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा कैलकुलेशन दिखा के। E की वैल्यू आपको पता है, मास की वैल्यू पता है, मास कहोगे एक्चुअली प्रोटॉन का मास लिख लो, ठीक है। प्रोटॉन का मास शायद कितना होता है बच्चों, प्रोटॉन का मास 1.1 सेकेंड, प्रोटॉन का मास हमारे पास होता है लगभग आई थिंक कुछ 1.6 × 10⁻27 होता है। तो आप प्रोटॉन का मास लिख सकते हो। आपने प्रोटॉन का मास लिखा, लाइट की स्पीड पता, सब कुछ है, तो यहाँ से आप v की कैलकुलेशन कर लोगे, और मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। v की कैलकुलेशन करने पे v की वैल्यू आ जाती है 4.17 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो ये हो जाता है, ठीक है बच्चों। लेकिन थोड़ी क्लोज कैलकुलेशन गलती करोगे तो 4.34 भी दे रखा है, आप दिक्कत में आ सकते हो। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको गलती से कभी n बराबर 5 से 1 की जगह 4 से 1 आ जाए, 4 से 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप सारी कैलकुलेशन कर सकते हो, बस ये वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये सीरियसली टफ क्वेश्चन था, अगर आप ये भी क्वेश्चन कर पाए हो तो बल्ले बल्ले है आपकी, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक हाइड्रोजन एक एक्साइटेड He+ है, वो 2 फोटोन छोड़ता है, ठीक है बच्चों, और ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है। तो कह रहा है जो इनिशियल उसकी स्टेट थी वो क्या थी। चलो भाई साहब, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अब 2 बारी उसने रेस छोड़ी, तो मुझे पता है फोटोन छोड़े, तो मुझे पता है कि कहीं से कहीं ट्रांजिशन, मान लो nth स्टेट से आ रहा है, तो जो ट्रांजिशन में एनर्जी निकलती है वो होती है 13.6 Z² हाइड्रोजन हीलियम। तो Z की जगह 2 होगा, 1/n छोटू स्क्वायर माइनस n बड़ू स्क्वायर। तो छोटू n 1 हो गया, बड़ू आपके पास n हो गया। अब ये जो एनर्जी है वो ये जो ऊपर से नीचे ट्रांजिशन की, एक नहीं 2 फोटोन से आई है। तो फोटोन की एनर्जी होती है 1240 बाय लैम्डा। तो 1240 बाय लैम्डा, एक लैम्डा 108.5 है और दूसरा लैम्डा कितना है बच्चों, दूसरा लैम्डा आपके पास है 30.4, ठीक है। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको इससे n कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो n कैलकुलेट करने में कोई बहुत दिक्कत नहीं, आप कैलकुलेट कर लो, मैं कैलकुलेशन में नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, मैंने वैसे ही कैलकुलेट कर रखा है, तो आप कैलकुलेशन कर लेना सिंपल। लेकिन आजकल मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन बहुत गंदी आ रही है, कुछ कटने वाली चीज़ें नहीं आ रही कि 7 कॉमन लेकर काट दिए। आप सिंपल कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेट करोगे n बराबर 5 आ जाएगा। मैं कैलकुलेशन में आपका टाइम नहीं बर्बाद करूँगा, मैं आपको बस दिखाना चाह रहा हूँ, एक प्रूव करना चाह रहा हूँ कि आप क्या 12 नंबर ले सकते हो कि नहीं, और केवल उसके लिए 3 से 4 सवाल आपके आने बहुत है, ठीक है बच्चों। तो ये n बराबर 5 आ गया, हमको अच्छा लगा, हमको जान के बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम रिवॉल्विंग इन इट्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट हैविंग रेडियस इतना, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। और प्लस मैं जितने भी कंसेप्ट सिखाते जा रहा हूँ, कंसेप्ट ध्यान से देखते रहना, कई बार आपका बहुत काम जल्दी से कर देंगे। देखो बच्चों, डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है h/mv,
आप क्या करो, R से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आपको पता है MVR, अरे MVR क्या है, अरे MVR हमको पता है, MVR तो NH/2 होता है, तो MVR NH/2 हो गया बच्चों, तो NH/2 हो गया आपके पास। अब क्या हो बच्चों, H से H कट गया, तो लो जी लैम्डा का एक फॉर्मूला आ गया 2πr/n, लो जी कितना सिंपल फॉर्मूला, लैम्डा 2πr/n है, ठीक है बच्चों। अब कुछ नहीं करना बच्चों, आपको सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इस वर्ड को पकड़ना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कई लोग n को 2 रख देते हैं गलती से, ऐसा मत करना। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n बराबर 3, पहला एक्साइटेड स्टेट मतलब एक एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 2, एक और मतलब n बराबर 3। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, ये n बराबर 3 पर है, n बराबर 3 पर है, सिंपल सी बात 2πr आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 4.65, अगर नहीं भी दे रखा हो तो भी निकाल सकते थे, पूछो कैसे, अरे सिंपल फॉर्मूला होता है ना 0.529 n²/z, उससे निकाल सकते थे, डिवाइडेड बाय n3, ये आप कैलकुलेट करना, आपका आंसर लगभग 9.7 आ जाएगा। लो जी ये भी क्वेश्चन हो गया। अगर आपको ये भी क्वेश्चन आता था तो नीचे कमेंट में भी लिखना भाई कि सर मेरे को 10 में से 10 हो गए, ठीक है, 10 में से 9 हो गए, 8 हो गए, मैं तो कह रहा हूँ 3 से 4 भी सफिशिएंट है, क्योंकि सबसे मुश्किल सवाल है। आपने अगर सबसे मुश्किल कर दिए तो आसान तो बड़े आराम से हो जाएंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सवाल सीरियसली थोड़ा मुश्किल था, इनफैक्ट मैं देखूं तो ये सवाल अब तक जितने सवाल आए थे उन सबसे मुश्किल था। कैसे करना है लेट्स सी। देखो बच्चों थोड़ा आराम सवाल पढ़ते हैं। An electron from various excited states of hydrogen atom emit radiation to come to the ground state। बिल्कुल करते हैं भाई, किसी भी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं और एनर्जी होती है 13.6 Z² 1/n छोटू स्क्वायर माइनस 1/n बड़ू स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन एटम है तो Z1 हो गया, छोटा हो गया 1 और बड़ा हो गया जो भी, ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है। और अगर आप इसको ऐसा यूनिट में ले लो तो एक ई और लगा दोगे आप, ठीक है। हम इसको बेसिकली ऐसा कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर दे तो हम इसको बोलते हैं a+b/n², ठीक है बच्चों। ये ए भी कोई कांस्टेंट है, ये वाले नहीं, ये तो बड़े बड़े हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा भाई, तो इतनी एनर्जी उसने छोड़ी, ठीक है बच्चों। अच्छा अब क्वेश्चन कह रहा है लेट लैम्डा एन लैम्डा जी बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट। nth स्टेट में उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा एन है, ग्राउंड स्टेट में लैम्डा जी है, बहुत अच्छी बात। और ये बड़ा लैम्डा होता है, ये ग्रीक का पड़ा हुआ लेटर है। एंड लैम्डा एन बी द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड फोटोन इन द ट्रांजिशन फ्रॉम द nth स्टेट। इससे जो फोटोन निकल रहा है उसकी, जो इससे फोटोन निकल रहा है बच्चों, उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है ना। तो इसको hc/लैम्डा बोल देता हूँ मैं, ठीक है, ये लैम्डा बड़ा वाला है, ठीक है। अच्छा अब मैं एक थोड़ा सा काम कर रहा हूँ बच्चों कि एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको लिख देते हैं hc/लैम्डा, ठीक है बच्चों। अब मेरे से लैम्डा, ये वाला लैम्डा जो फोटोन का लैम्डा निकला है और जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा, उन दोनों का रिलेशन पूछ रहे हैं। मैं निकालता हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा टाइम लूँगा आपका। हाँ तो करना क्या बच्चों, ये है, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, जो ये बड़ा वाला लैम्डा आ गया वो आ गया hc/13.6, और ये नीचे 1 - 1/n² आएगा, इसको पावर -1 कर दो, ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात। अब क्या रखा है कि n1 से बहुत 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 बड़ा है, तो n1 से बहुत बहुत बड़ा है, तो ये चीज़ बहुत छोटी होगी, तो यहाँ लगेगी बाइनोमियल। बाइनोमियल लगते क्या होगा, इस कांस्टेंट को कुछ भी बोल दो, इसको कुछ ही बोल दो, छोटा ही बोल दो, तो ये पावर यहाँ लगी, तो ये 1 + 1/n² हो गया बच्चों। अच्छा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है 2πr/n होती है, तो जब वो nth स्टेट में है तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ 2πr/n होगी, ठीक है। अब सोचने की बात है, ये प्रोपोर्शनल है r/n के, और r जो होता है वो n²/z के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका मतलब ये तो n के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है बच्चों। इसका मतलब इस n की जगह है ना, हम n को समथिंग इंटू लैम्डा लिख सकते हैं, समथिंग इंटू b इंटू लैम्डा लिख दिया, b एक कांस्टेंट मान लो छोटा सा। तो अगर आप इसको b इंटू लैम्डा लिख देते हो, ठीक है बच्चों, सही है, और लैम्डा स्क्वायर इनफैक्ट, ठीक है, b² लैम्डा स्क्वायर जो भी, तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये समथिंग a प्लस ये 1/b² को एक दूसरा कांस्टेंट मान लो, a प्लस b/λ² के समथिंग आ गया। तो बेसिकली इस केस में आपका ये वाला आंसर मैच हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन अगर आपसे ये भी हो रहा है तो भाई आप तो भगवान हो, आप धरती पे क्या कर रहे हो, आप ऊपर से हो, ठीक है बच्चों। चलो जी ये क्वेश्चन कर दिया, और ट्रस्ट में अगर किसी से ये क्वेश्चन हो गया तो आप घर जाओ, आगे के क्वेश्चन हो ही जाएंगे, क्योंकि बाकी सब क्वेश्चन इससे आसान थे। चलो जी अगला क्वेश्चन है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिंगली आयनाइज्ड
हीलियम एटम, पहली बात इज 2.2 टाइम्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हीलियम एटम। ठीक है, देखो सिंगली आयनाइज्ड जो होता है हीलियम, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो बोर्स मॉडल को फॉलो करता है, और उसकी जो एनर्जी होती है निकालने की, हमेशा ध्यान रखना कि जो एनर्जी निकालने की होती है वो टोटल एनर्जी की नेगेटिव होती है। तो टोटल एनर्जी होती है 13.6 Z²/n²। अगर हीलियम है तो Z कितना है बच्चों, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम 2, ठीक है, और ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 आ जाएगा, तो ये एनर्जी आ जाएगी 13.6 × 4, ठीक है, 54.4 आ जानी चाहिए वो, 4 6 24 2 और 13.54, ठीक है बच्चों, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम इज 2.2 टाइम्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हीलियम एटम। अब हीलियम एटम जो है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि ये एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन को, मतलब ये है जब एक इलेक्ट्रॉन बचा है, इसको निकालने में इतनी एनर्जी होगी, ये एनर्जी पहले वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के 2.2 टाइम्स है, मतलब इसको निकालने वाली एनर्जी 54.2 डिवाइड बाय 2.2 है, ठीक है बच्चों। तो पहला इतने से निकला, दूसरा इतने से निकला, कह रहा है इसको टोटली आयनाइज करना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, सिंपल सी बात, इन दोनों एनर्जी को जोड़ दो, 54.4 डिवाइड बाय 2.2 प्लस 54.4, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों को जोड़ लोगे, आपका आंसर कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए, मेरे ख्याल से आंसर आपका 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि दोनों आंसर में से कोई आसपास नहीं है, 20-25, हाँ ये आपका आंसर होगा। तो लो जी बच्चों, मेरे ख्याल से आंसर, ये क्वेश्चन आसान था, आपसे हो गया होगा, और आपसे हो गया तो आपको खुश होने की ज़रूरत है, और अगर नहीं भी हुआ तो भी कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 3 भी क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये, और देखते हैं इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है क्या, इसके बाद ये बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, बस 2 क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एटम मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम इतने टू इतना एमिट्स अ फोटोन, दिस फोटोन स्ट्राइक्स अ डबली आयनाइज्ड लिथियम आयन व्हाटएवर द लीस्ट क्वांटम नंबर। चलो भाई, हाइड्रोजन में 2 से 1 की ट्रांजिशन हुई, हमको ये फॉर्मूला बिल्कुल रट चुका है, मेरे को भी आपको भी, कि इस केस में जो एनर्जी निकलती है वो 13.6 Z² की जगह 1 आ जाएगा, और 2 से 1 छोटू स्क्वायर माइनस बड़ू स्क्वायर, आंसर आ गया 13.6 × 3/4, इतनी एनर्जी निकली। अब इसको क्या करना है कि एक लिथियम आयन का इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो लिथियम आयन का अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आएगी 13.6 Z²/n², ठीक है बच्चों। अब लिथियम है क्योंकि, तो ये n कितना है, 3 है, और Z 3 है, और n हमको निकालना है, ठीक है। अब ये तभी निकाल सकता है, ध्यान रखना बच्चों, जब ये एनर्जी इससे एक्चुअली ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे निकालने के लिए चाहिए 10 तो अपने पास 11 होनी चाहिए, तो ये इससे ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ से 13.6 कट गया तो n² जो हो गया वो ग्रेटर आ गया, किसके ग्रेटर आ गया बच्चों, 12 के, तो n√12 ग्रेटर आ गया, ठीक है बच्चों। √12 मतलब 3 पॉइंट समथिंग हो गया, जो भी है, n इज ग्रेटर देन 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, फाइन। तो n 3 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब जो आपका आंसर हो गया वो आपके पास हो गया 4, ठीक है, क्योंकि n 3 पॉइंट समथिंग से बड़ा हो गया, ठीक है। √12 होता है कितना है, हाँ 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो आपका आंसर हो गया भाई, दो जी, क्वेश्चन हो गया आपका, बढ़िया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो नीचे लिखना भाई कि सर मेरे से 10 क्वेश्चन हो गया, 11 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, व्हाटएवर, ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि कितने बच्चों से कितने क्वेश्चन हुए। सिंपल है, ए एक न्यूक्लियन है जिसका मास नंबर 220 है, ये 2 चीज़ों में कन्वर्ट होता है, बी जिसका मास नंबर 105 है, और सी जिसका मास नंबर 115 है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5.6 है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 6.4 है, इसकी भी पर न्यूक्लियन 6.4 है, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। अब मुझे बताना है कि अगर ए बी और सी में कन्वर्ट हो रहा है तो इस केस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। सिंपल है, इसको हम करते हैं तोड़ो जोड़ो कंसेप्ट से। पहले बी को तोड़ो, ए को तोड़ो, ए को तोड़ने में एनर्जी कितनी लगेगी, 220 न्यूक्लियंस हैं, और एक न्यूक्लियन को एनर्जी कितनी लगी, 5.6, तो इतनी एनर्जी आपने उसको दे दी। अब उसको जोड़ो, जब जोड़ोगे तो 105 न्यूक्लियंस बी के जुड़ेंगे तो इतनी एनर्जी निकलेगी, और दूसरे के 115 न्यूक्लियंस निकलेंगे उसके भी इतनी एनर्जी मिलेगी, तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी।
तो बेसिकली आपकी जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी रिलीज हुई 220 इंटू ये दोनों को जोड़कर 226.4। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन है कि बेसिकली पूरी एनर्जी कितनी रिलीज हुई, तो इतनी एनर्जी आपने दी और इतनी एनर्जी आपको मिल गई, मतलब आपने बर्थडे पे 100 रुपये की पार्टी दी और 110 रुपये का गिफ्ट मिल गया, तो टोटल कितने का फायदा हुआ 110 माइनस 100। तो यहाँ पर टोटल जो एनर्जी रिलीज होगी वो आप सिंपल इसको माइनस कर दो, 226.4 माइनस 5.6, तो ये आ गया आपके पास 220 इंटू 0.8, तो आंसर आ गया 22 इंटू 8। ठीक है बच्चों, और 22 इंटू 8 क्या होता है भाई, 8 टू 16, शायद 176 ही होता होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हो गए। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करके दिखाए, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपसे 3 से 4 क्वेश्चन भी हो रहे, ट्रस्ट मी आप पूरे के पूरे 12 नंबर कर लोगे, ले जाओगे और मचा दोगे आप, और नहीं वो थोड़ी तैयारी कर लो, क्या दिक्कत, बहुत टाइम बचा है। ठीक है बच्चों, चलो जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, बाय।